A brief introduction about myself. I am Amandeep Singh, working as an assistant manager in a public sector bank, and I have qualified these examinations. I have worked in career launcher also as a faculty. हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे और इसमें हम द हिंदू के किसी एक एडिटोरियल को पूरा डिटेल में समझेंगे। मतलब उसमें हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा बैंक पीओ स्पेशली आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आता है। मतलब आता तो बाकी एग्जाम्स में भी है, लेकिन एसबीआई पीओ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत टफ रहता है। मतलब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मैंने एसबीआई पीओ से टफ और किसी भी एग्जाम में नहीं देखा है। फिर आईबीपीएस पीओ में सेकंड मोस्ट टफ मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, पीसीएस स्टेट सिविल सर्विसेज में और भी कई एग्जाम्स में आता है। तो इस एडिटोरियल की हेल्प से हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करेंगे। और चूंकि अब ये वाला एडिटोरियल जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज़ ऑफ डेट 5 अप्रैल 2023 एंड द टॉपिक इज, यहाँ टाइटल वॉज आई न्यू इकोनॉमिक्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो हम इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी समझने की कोशिश करेंगे। सो थोड़ा सा ये लेंदी रहेगा, बट आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड with a movement to change the paradigm of economic science beginning in the west। पैराडाइम मतलब क्या होता है? पैटर्न। मतलब थोड़े थोड़ी वोकैब का भी रोल होता है हालांकि एडिटोरियल को समझने में। अब जैसे अगर आपको पैराडाइम के मीनिंग का एकदम आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ होगा इस सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। तो वोकैब का थोड़ा बहुत रोल तो है ही है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग वोकैब हो तभी आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। आपकी एक मीडियम वोकैबुलरी भी है। पूरे एडिटोरियल में अगर 4-5 वर्ड नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आई गेस आप एडिटोरियल का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। सो ठीक है, देखते हैं। विद द मूवमेंट टू चेंज द पैराडाइम पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के एस के बाद कॉमा लगाया है, तो इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स का एपोस्ट्रोफी एस वाला ये है। मतलब जैसे मान लो राम एक बंदा है, अगर मुझे बोलना है राम की शर्ट तो मैं लगाऊंगा राम एपोस्ट्रोफी कॉमा एस शर्ट। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मुझे नाम है जिसके लास्ट में खुद ही एस है, जैसे मान लो वीरस, ये कोई बंदा है वीरस और इसकी शर्ट मुझे बोलना है, तो यहाँ पे मैं वीरस एपोस्ट्रोफी कॉमा एस और फिर शर्ट, वीरस की शर्ट के लिए ऐसा नहीं लिखूंगा। यहाँ पे ये वाला एस नहीं आएगा। अगर किसी नाउन का लास्ट का अल्फ़ाबेट ही एस है तो मुझे उसमें विरास की एपोस्ट्रोफी वाला जो मेरा होता है ऑफ विरास, तो वहाँ पे मैं एपोस्ट्रोफी कॉमा खाली लगा के छोड़ दूंगा, एक और एस एडिशनल नहीं ऐड करूँगा। सो ये इकोनॉमिक्स और यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी कॉमा इसका मतलब है ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की साइंस जो है। तो ये हो गया पैराडाइम ऑफ इकोनॉमिक साइंस बिगनिंग इन द वेस्ट। इंडियन इकोनॉमिस्ट मस्ट नॉट जस्ट फॉलो दीज डेवलपमेंट्स बट ऑल्सो लीड देम टू। तो इसका क्या मतलब हुआ? विद अ मूवमेंट टू चेंज द पैराडाइम ऑफ इकोनॉमिक साइंस बिगनिंग इन द वेस्ट। ऐसी एक मूवमेंट अभी चल रही है टू चेंज द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस के पैटर्न को चेंज करने की जो मूवमेंट चल रही है, विच बिगन इन द वेस्ट। मतलब जो इंडिया के वेस्ट में कंट्रीज हैं उनको हम वेस्ट कहते हैं। भाई ये हो गया हमारा इंडिया, मान लीजिए आप। मतलब बहुत सुंदर मैप नहीं, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमारे वेस्ट में, मतलब बेसिकली हम यूरोप और इन सबको वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो धरती गोल है, लेकिन अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो हमारे इधर ये तो हम खुद हो गए एशिया में, फिर ये हमारा हो गया यूरोप, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, और इधर हमारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है ईस्ट में। तो हमारे वेस्ट में मतलब हम बेसिकली वेस्ट के डेवलप्ड कंट्रीज को वेस्ट बोलते हैं। तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इन्होंने ये शुरू करा है। सो बिगनिंग इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब यहाँ पे हमारे वेस्ट की कंट्रीज है जो कि बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिया इकोनॉमिस्ट्स मस्ट नॉट जस्ट फॉलो दीज डेवलपमेंट्स। हमको भेड़ चाल की तरह बस इनको फॉलो नहीं करना है कि जो उन्होंने बोला वैसा कर लो, बट ऑल्सो लीड देम टू। हमें उनको लीडर भी बनना चाहिए, हमको अपना ओपिनियन बोल के, मतलब हमको लीड भी करनी चाहिए मूवमेंट एग्रेसिवली। इकोनॉमिस्ट्स डू नॉट हैव अ सिस्टमैटिक सोल्यूशन फॉर द पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस का मतलब क्या? क्राइसिस मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। पॉली मतलब मल्टी क्राइसिस। द इंडियन गवर्नमेंट इज ग्रैपलिंग मतलब फाइटिंग। अब ये
सिंपल वो कैप का ही यहाँ पे है रोल, और तो कुछ है नहीं। ग्रैपलिंग का मतलब आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा गूगल पे या डिक्शनरी में। द इंडियन गवर्नमेंट इज ग्रैपलिंग विद 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ इंडियन गवर्नमेंट को 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा है। वन इज मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट, फॉर विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो ये तीनों लिंक्ड है, मतलब पहली प्रॉब्लम जो है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट, ये लिंक्ड कैसे हैं? देखिए, आरबीआई और फिनेंस मिनिस्ट्री, ये दो हमारी मेन फाइनेंशियल बॉडी है इंडिया में। तो आरबीआई का काम मेन जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, वो भी इसका टारगेट है 4 ± 2%, मतलब 2% से 6% की रेंज में इंडिया का टारगेट होना चाहिए इन्फ्लेशन का, विच इज अ हेल्दी टारगेट। मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो भी अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, और बहुत कम भी अच्छा नहीं है। तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से लिंक होता है, मतलब ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि मान लो आरबीआई को, या मतलब आरबीआई को ही बेसिकली करना होता है, आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, 8% है, 9% है, तो आरबीआई का क्या सोचना रहेगा कि लोगों के जेब में पैसा ना रहे तो वो कम खर्च करेंगे। तो अगर कम खर्च करेंगे, कम वो डिमांड करेंगे, तो मतलब फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। अगर सबके पास पैसा है जेब में भर भर के, तो बहुत लोग खरीदने जाएंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई लिमिटेड है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा ऑफर करने लगे, अगर आरबीआई किसी तरह, मतलब मैं वो भी बताता हूँ वो कैसे मैनेज करता है, बट किसी तरह आरबीआई ऐसा कर दे कि कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देने लगे सेविंग्स पे, तो लोग अपना पैसा मान लो अल्टो या केला खरीदने को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैंक में जमा करेंगे कि बैंक में उनको उसका रिटर्न ज़्यादा मिले। तो इससे इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था, जो इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन है, वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। अब इसके लिए बैंक क्या करता है कि आरबीआई अपने रेट्स को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से इसको मैनेज करता है, और सेम रिवर्स केस में भी कर सकता है। और एक्सचेंज रेट भी हमारा इसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों हमारा आरबीआई से रिलेटेड इश्यूज है, फॉर विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन। Second is negotiating bilateral, multilateral trade agreements that protect the interest of India's farmers and workers, for which the economic coordination is required among the ministries of commerce, industries and agriculture. तो दूसरा इशू क्या है? बाइलैटरल का क्या मतलब है? बाई प्लस लैटरल, मतलब दो देशों के बीच में, या दो मतलब वैसे तो यहाँ देश का कहने का मतलब है, बाइलैटरल मतलब दो लोगों के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में जो भी हमारा ट्रीटी है या एग्रीमेंट है। सो यहाँ पे बेसिकली बायलैटरल का मतलब है कि इंडिया का किसी और देश के साथ एग्रीमेंट, इंडिया और एक और देश हो, और मल्टीलैटरल मतलब कई सारे देशों का एक कंबाइंड, मल्टी मतलब मैनी, कई देशों का मतलब 5-10 देशों का एक कंबाइंड एग्रीमेंट हो, विच प्रोटेक्ट द नेशन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया फार्मर्स एंड वर्कर्स, जो इंडिया के फार्मर्स एंड वर्कर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। इकोनॉमिस्ट डू नॉट हैव अ सिस्टमैटिक सोल्यूशन फॉर दिस पॉली क्राइसिस। कंसेंसस अमंग देम, कंसेंसस मतलब सहमति, agreement has broken down even about solutions to its separate parts. They are divided on whether central bankers should operate independently of government. मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट्स हैं बड़े बड़े, उनके पास भी यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियन है, मतलब वो भी एक किसी कॉमन सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहे। मिक्स सोल्यूशन क्या है कि इस टॉपिक पे उनका मिक्स्ड रिस्पॉन्स है कि सेंट्रल बैंकर शुड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और गवर्नमेंट्स और नॉट। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, ऐसे हर देश का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक का काम होगा मान लो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, करेंसी मैनेज करना, करेंसी प्रिंट करना, गवर्नमेंट को लेंड करने के लिए इसके पास होना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से अंडर काम करेगा कि गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका इकोनॉमिस्ट के पास एक श्योर शॉट या एक डेफिनेट आंसर नहीं, उनके अलग अलग ओपिनियन है। वेदर इन्फ्लेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बहुत कम रहता है ना तो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। भाई इन्फ्लेशन बहुत कम है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन क्यों करेंगे फैक्ट्री मालिक? तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी मतलब दिक्कत आती है, वो हायर नहीं करेगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी। वेदर इम्पोर्ट शुड बी मेड लेस कॉस्टली फॉर कंज्यूमर्स और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इनकम शुड टेक प्रेसिडेंस टू इंक्रीज देयर परचेजिंग पावर and who is hurt by the depreciation of the rupee। ठीक है। Lessons from China
इकोनॉमिस्ट्स एग्री दैट मोर इन्वेस्टमेंट विल बूस्ट ग्रोथ। मतलब ऐसा मानते हैं, जैसे यूएस की इकोनॉमी को भी अगर हम देखें तो वहाँ पे डेप्ट बहुत ज़्यादा है यूएस के ऊपर, लेकिन उसका ग्रोथ भी उससे बढ़ता है। अब अगर डेप्ट लेके प्रोडक्टिव एसेट में लगा रहे हो, आप मान लो डेप्ट लेके फैक्ट्रीज लगा रहे हो, इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, तो वो जो आपने डेप्ट लिया है और इवन जो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो स्टिल आप बहुत बेनिफिट कर ले जाओगे। आपने मान लो जॉब्स क्रिएट करी और उसके बाद कंजम्पशन बढ़ा, इकोनॉमी बूस्ट हुई। तो ऐसा नहीं कि डेप्ट अगर आप सही डायरेक्शन में लगा रहे हो तो इट इज़ बेनिफिशियल ऑल्सो। जैसे एग्जांपल के लिए हम छोटे लेवल पे देखें, माइक्रो लेवल पे, ये तो मैक्रो लेवल पे हो गया भाई, पूरे देश के लेवल पे। अगर आप 5 लाख का लोन लेके दुकान डाल रहे हो और आप मान लो उसकी 30-40 हज़ार किस्त दे रहे हो और 50 हज़ार कमा भी रहे हो महीने का, तो स्टिल आपके लिए फायदे का सौदा है वो भाई। 20-30 हज़ार आप महीने का बचा रहे हो अपना इनकम माइनस लोन का प्रीमियम देने के बाद, और उसके अलावा आपका जो 5 लाख का एसेट क्रिएट हुआ है वो भी आपका है। तो लोन अगर सही डायरेक्शन में लिया जाए, डेप्ट लेके आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो प्रॉपर, सो इट इज गुड। तो यही दिया है कि इकोनॉमिस्ट एग्री दैट मोर इन्वेस्टमेंट विल बूस्ट ग्रोथ। हालांकि ये मैक्रो लेवल पे बात कर रहा है, ये मैंने दुकान के लोन का माइक्रो लेवल का एग्जांपल दिया। देयरफॉर देयर आर लेसन्स इन चाइना's हिस्ट्री। चाइना एंड इंडिया ओपन देयर इकोनॉमीज टू ग्लोबल ट्रेड अराउंड द सेम टाइम। भाई दोनों ने लगभग सेम टाइम पे ओपन इकोनॉमी करी अपनी, सम 35 ईयर्स अगो। बोथ कंट्रीज हैड सिमिलर लेवल्स पर कैपिटा इनकम देन एंड सिमिलर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज। Since then, China attracted foreign investment that was many times more than in India, and incomes of its citizens increased 5 times faster. Moreover, China became an industry and technology powerhouse. भाई आज की डेट में भी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे 3 सेक्टर है ना, AIS, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, तो चाइना का इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। मतलब इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। और ये भी है इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ेंगे कि मोस्टली कंट्रीज ये पैराडाइम पैटर्न फॉलो करती हैं। ये प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है, ये सर्विसेज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है। तो हमारा मोस्टली कंट्री सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, फिर इंडस्ट्री पे आती है, फिर सर्विसेज पे आती है। इंडिया ने इंडस्ट्री सेक्टर को काफी हद तक बाईपास कर दिया था, वो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में आए थे। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है। सर्विस सेक्टर मतलब BPO है, IT इंडस्ट्री है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करने में ग्लोबली बहुत अच्छी रैंक है हमारी, और चाइना की इंडस्ट्री में है। तो चाइना बिकेम एन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस विच द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग थ्रेटन बाय। भाई यूनाइटेड स्टेट्स डरता है थोड़ा सा कि चाइना भी काफी स्ट्रांग है इसमें। भाई आप एप्पल का आईपैड ले लो, कुछ ले लो, सब में मेड इन PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा रहता है। द वेस्ट वॉन्ट्स टू इनसर्कल एंड कंटेन चाइना। वेस्ट तो भाई चाइना को थोड़ा सा हराना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। सिंस वेजेस इन चाइना हैव बिकम मच हायर, इंडिया सीम्स वेल प्लेस्ड टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अब वेस्ट को भी मान लो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चीप लेबर के लिए कोई और ऑप्शन अगर देखना है तो इंडिया इज अ गुड ऑप्शन। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, इंडिया मस्ट compete with other countries. Vietnam is often cited as a country that is proving to be more attractive than India to Western and Japanese investor. भाई वियतनाम इंडिया का एक अच्छा कंपटीशन है, इवन सर्विस सेक्टर में भी, क्योंकि वहां का भी मैन पावर सस्ता है और थोड़ा स्किल्ड भी है। Therefore, after China, economists are turning towards Vietnam also to understand why. आई थिंक इस एडिटोरियल का डिस्कशन यहीं रोक देते हैं। मतलब लगभग आधा या 1/3 एडिटोरियल ही कवर हुआ है, लेकिन आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट कि आपको कैसे समझना चाहिए आर्टिकल को, एडिटोरियल को, और कैसे ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग में, और जिस टॉपिक पे आर्टिकल है आपकी उसकी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंक्रीज होगी। सो थैंक यू।